पासदाराना इनकलाब का दावा है कि अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है और अमरीकी दबाव के बावजूद उनकी हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। ये तमाम दावे और जवाबी दावे सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी की अक्कासी नहीं करते, बल्कि उनके असरात आलमी मईशत तक महसूस किए जा रहे हैं। अपनाए हुर्मुज़ से दुनिया की तवानाई की एक बड़ी मकदार गुजरती है, इसलिए यहाँ पैदा होने वाली हर कशीदगी आलमी तेल मंडी, शिपिंग रूट्स और बैनुल-अक़वामी तजारत पर बराह रास्त असर डाल सकती है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें और खलीजी ममालिक इस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उधर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सफारती सरगर्मियां तेज हो रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक कशीदगी कम करने की अपील कर रहे हैं, जबकि ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो तनाज़े मजीद ममालिक को अपनी लपेट में ले सकता है और पूरा खित्ता एक नए और तवील बहरान की तरफ बढ़ सकता है। क्या अमेरिका अपनी फौजी हिकमत अमली से ईरान को पिसपा कर पाए? क्या ईरान वाकई मैदान जंग में बर्तरी हासिल करने की पोजीशन में है? अपनाए हुर्मुज़ पर असल कंट्रोल और ताकत का तवाज़ुन किसके हाथ में है? और सबसे अहम सवाल, क्या सफारतकारी इस बहरान का रास्ता रोक सकेगी या मशरिक़ वुस्ता एक और बड़े तसादुम के दिहाने पर खड़ा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी फौजी कशीदगी के बावजूद दोनों जानिब से सफारतकारी के दरवाजे खुले रखने के बयानात सामने आ रहे हैं। क्या मौजूदा हालात में मुज़ाकरात वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ आलमी दबाव कम करने के लिए सफारती बयानात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट किया। देखिए, ये जो है ना एक साइकिल है जो अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। पहले इस्लामाबाद MOU साइन हुआ और जब उसके ऊपर टेक्निकल टॉक्स होनी थी तो दोनों पार्टीज ने इस्लामाबाद MOU को मद्देनजर नहीं रखा और उसके बाद ये आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े। और इररिस्पेक्टिव के किसकी गलती थी, दोनों ने अननेसेसरीली एक छोटे से वाकये के ऊपर बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन दिखलाए। लेकिन अब दोनों पार्टीज को यह एहसास हो गया है शजिया कि जो फ्यूचर है ना वो सिर्फ नेगोशिएशंस के अंदर है। अमेरिका को एहसास हो गया कि वो बेशक जितनी जी चाहे बॉम्बिंग कर ले, वो ईरान के घुटने नहीं करवा, यानी कि ईरान कभी घुटने नहीं टेकेगा। और ईरान को भी ये एहसास हो गया है कि अगर उसने नेगोशिएटेड सेटलमेंट इस इलाके का नहीं किया तो इस इलाके की जितनी कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं उसके खिलाफ होती चली जाएंगी। आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे के मौके के ऊपर हमने ये देखा कि क्या कहते हैं कि गल्फ में से 7 में से 4 कंट्रीज ने अपने डेलीगेशंस को उनके जनाजे पे भेजा, जो कि बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सा वाकया था और शो करता था कि उन सब कंट्रीज के दिलों में ये ख्वाहिश है कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात अब इस्तवार होने चाहिए। लेकिन ईरान ने जब ये एस्केलेशन बढ़ी तो उन्हीं के मुल्क के ऊपर अटैक्स किए। सो मेरे ख्याल है कि अब ईरान को भी एहसास हो गया है कि जो है कि इट इज नाउ टाइम टू गेट बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। और बिहाइंड द सीन्स मेरा ख्याल बहुत ज्यादा इस वक्त मूवमेंट हो रही है। आज भी जो इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के तशरीफ ला रहे हैं, कुछ चैनल्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वो प्रेसिडेंट मसूद पिशकियान का एक स्पेशल मैसेज लेके आ रहे हैं जो वो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के साथ डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ वेरी हेल्दी डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए दुनिया की बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी जो है ना वो अल्टीमेटली टेबल पे आना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान को अपना रवैया तब्दील करना होगा, जबकि ईरान मुज़ाकरात को मैदान जंग में अपनी पोजीशन से जोड़ रहा है। ऐसे मुतज़ाद मौक़िफ़ में किसी मुमकिन सियासी हल की गुंजाइश रह जाती है? मेरे ख्याल हमें, जिस तरह हम इस्लामाबाद MOU से पहले शजिया हमने बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप से और ईरानियन लीडरशिप से सुनी थी, मेरे ख्याल हमें मार्को रूबियो के इस बयान को भी कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये जिसको कहते हैं ना कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं जो नेगोशिएशन से पहले ली जाती हैं ताकि जब नेगोशिएशंस हों तो उसके अंदर से एक बेहतर डील हासिल की जा सके।
देखिए, उनको भी अंदाजा है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक तरह से इस जंग को नहीं देखते, इसी तरह ईरान के अंदर भी पासदारान और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान डिफरेंसेस हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब भी एक डिसीजन लिया जाता है तो वो नेशनल इंटरेस्ट में थ्रू एक दूसरे के साथ बैठ के और जो उस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेते हैं। सो अगर अमेरिका में यही किया जाता है तो ईरान में भी यही किया जाएगा। सो मेरा ख्याल है इन स्टेटमेंट्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अब टेसिटली जो मॉडरेटर्स हैं पाकिस्तान और कतर, उनको पैगाम दे रहे हैं कि आप लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज, हम और कतर जो थे, हमने अपने आप को कोई एक हफ्ता पहले बिल्कुल अलग कर लिया था, क्योंकि जब हम कोई चीज समझा रहे थे उनको तो उनको समझ में नहीं आ रही थी और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे थे। सो आई थिंक हमारी ये जो टैक्टिक है ये सूदमंद रही है और अब उनको एहसास हो गया है कि जो है ना वापस नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए और एक दूसरे के साथ एक ऐसा मुआहदा करें जो दोनों के लिए सूदमंद हो। ठीक, तो सर ये जो हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मौजूदा बहरान में दोनों फरीक अपनी अपनी कामयाबी की प्रचार कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, सफारती महाज पर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त किस फरीक के पास मुज़ाकरात के में बेहतर पोजीशन है? बिकॉज इससे पहले जो था वो हम देख रहे थे कि ईरान वाज इन अ बेटर पोजीशन, लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सा अफ्रीक ज्यादा बेहतर पोजीशन में है मुज़ाकरात के लिए? शजिया, मैं समझता हूं कि अभी भी ईरान जो है वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है जब वो नेगोशिएशंस के अंदर जाएगा। क्योंकि देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो अग्रेसर्स थे ना वो इजराइल और अमेरिका था। इवन ये अमेरिका की जंग नहीं थी और बेसिकली इजराइल की जंग थी। अमेरिका तो सिर्फ मदद करने के लिए आया था। लेकिन जो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स 28 फरवरी को डिक्लेयर किए थे कि हम इसलिए ये जंग करने जा रहे हैं, उनमें से एक भी मकसद पूरा नहीं हो सका। और आज भी वही सिचुएशन है। गो के इस्लामाबाद एमओयू के बाद अमेरिका और इजराइल ने जंग को एक्सपैंड इस तरीके से किया कि पहले सिर्फ एक ही थिएटर ऑफ वॉर था जो कि ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, लेकिन 17 जून के बाद उन्होंने 2 थिएटर्स ऑफ वॉर कर दिए। एक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था और दूसरा जो था वो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर कंट्रीज थी। सो अगर आपने देखा हो कि पिछले 1 महीने में अमेरिका ने बड़ी अच्छे तरीके से मीडिया को की तवज्जो ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट की तरफ रखी है, लेकिन बहुत खामोशी के साथ इजराइल जो है वो लेबनान थिएटर के अंदर, लेबनान में, गाजा में, पैलेस्टाइन में और सीरिया के अंदर वो अपने मकासद हासिल करता रहे और एक तकरीबन 1.5 महीने में उन्होंने ज्यादा जमीन इन चारों जगहों के ऊपर हासिल कर ली है। सो जब अमेरिका जो है वो ईरान थिएटर को लुक आफ्टर कर रहा था, उन्होंने पिछले 9 दिनों में बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की है और आई थिंक इन 1000 से ज्यादा सॉटीज या टारगेट्स जो हैं वो अटैक हो चुके हैं। अगर 1000 टारगेट्स और इतनी इंसेसेंट बॉम्बिंग के बाद भी अगर आप ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते तो आगे आप आगे क्या कर लें? बिल्कुल, ठीक है ना? एग्जैक्टली। आई मीन दिस इज सिर्फ एक चीज का डर है। अगर शजिया मुझे मौका एक मिनट दे दें, मेरे ख्याल में कि जो है ना पाकिस्तान और कतर को अब बीच में पड़ना चाहिए। जिन लोगों की निगाह है हिस्ट्री के ऊपर, उनको 1945 नहीं भूलना चाहिए। देखिए, 1945 वो दौर था कि जब हिटलर ने शिकस्त मान ली थी, लेकिन जापान जो था वो शिकस्त नहीं मान रहा था और फिर अल्टीमेटली अमेरिका ने उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चलाए और वो इसलिए चलाए कि किसी तरीके से जंग को खत्म किया जाए। यहां भी वही सिचुएशन बनती चली जा रही है। ठीक है ना कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है लेकिन उसको विक्ट्री नहीं मिल रही और अब सिचुएशन इस तरह होती जा रही है कि ईरान जो है वो अमेरिका को निकलने नहीं दे रहा। सो अब ईरान को भी जो है ना मेरे ख्याल में जरा बहुत सेंसिबली इस
फेज से गुजरना चाहिए कि ये ना हो ऑब्वियसली सर, दोनों को इस पूरी सिचुएशन में फेस सेविंग चाहिए। स्टेप ले ले तो पूरे इलाके को, दोनों को इस पूरे सिनेरियो में फेस सेविंग चाहिए।